हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोग 30 डेज स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वन शॉट वीडियो कर रहे हैं हर चैप्टर की। तो हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में आपका आता है एक लेंदी क्वेश्चन 10 मार्क्स का, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, उसको जाके डिटेल में देखो। और इसमें हम लोग बात करेंगे थ्योरी पार्ट की, और थ्योरी पार्ट के बाद एक न्यूमेरिकल आएगा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, उसको देख लेना, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। देखो फिलहाल हम लोग बात करते हैं, इसमें थ्योरी में सिर्फ 3 चीज़ है, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड जो है आपका लास्ट वो है बैलेंस शीट। और गारंटी बोलता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, 90% मेरी 100% गारंटी देता हूँ, इन तीनों में से एक की मीनिंग कंफर्म आएगी, आप लिख कर ले लो, समझ रहे हो, 100% आएगी। और इसमें से आपका MCQ में भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। एक शॉर्ट में तुमको एक चीज बताता हूँ, जो हम लोग बनाते हैं अपना, तो यहाँ पर बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। क्या बनाते हैं बेटा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है, पूरा फॉर्मेट बनता है, जिसमें होता है आपका पार्टिकुलर, फिर यहाँ पर होता है अमाउंट, फिर इधर होता है पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट साइड, यहाँ पर डेबिट साइड। और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, जितने डायरेक्ट एक्सपेंस वो आप यहाँ पर लिखोगे, जितनी भी आपकी डायरेक्ट इनकम होगी वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे लिखोगे आप, डायरेक्ट इनकम लिखोगे। डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो आपके हैं 5 लाख रुपीस के, और जो डायरेक्ट इनकम है आपकी वो है 7 लाख रुपीस की। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी जाती है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप जाके उसको देखो, ठीक है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने देखा होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक मान लो है आपके 1 लाख रुपीस के, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हो, यहाँ पर डायरेक्ट इनकम लिखते हो, इतना समझ लो। जब डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम के बाद अगर मान लो आपका इनकम ज्यादा है, अगर आपकी डायरेक्ट इनकम ज्यादा है और डायरेक्ट एक्सपेंस कम है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, यानी कि आपको क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आ रही बात। तो ग्रॉस प्रॉफिट जहां निकालते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए ना हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और इसी प्रॉफिट को फिर हम लोग आगे लाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर जितने भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, क्या होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर जितनी इनडायरेक्ट इनकम होती है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो भी इनकम होगी लिख लो। अब अगर मान लो इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है तो आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट यहाँ पर। और अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि आपका एक्सपेंस ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपको, बाय नेट लॉस। क्या हो जाएगा, नेट लॉस। अगर इधर ज्यादा आ जाए, एक्सपेंस ज्यादा आ जाए, इनकम कम आ जाए, तो क्या हो जाएगा, नेट लॉस। तो टू नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपका आ जाता है। तो ध्यान से बात को समझो, मतलब बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और नेट प्रॉफिट को जानने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बहरहाल आपको क्वेश्चंस में ना कुछ इतना कुछ डिटेल में जाने वाला है, सिर्फ आपसे मीनिंग पूछेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप लिख के चले आओ। बहुत डिटेल में जानना है तो वीडियो अपलोडेड है, जाके उसको देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लास 11 की वीडियो देख लो, अगर आपको बहुत डिटेल में जानने का मन कर रहा है। तो पेपर होने वाला है तो इतना डिटेल में जाने का मतलब है नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत इंटरेस्टेड है तो वीडियो मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है फाइनल अकाउंट्स की। फाइनल अकाउंट्स A1 कोचिंग लिख के देखो, वीडियोस आएंगी, उसको डिटेल में अच्छे से समझ डालो, ठीक है। फिलहाल आपसे खाली मीनिंग पूछेगा, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट इनकम को निकालने के बाद जो मिलता है वो क्या होता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट मे बी डिफाइंड एज एन अकाउंट। एक अकाउंट होता है विच इज प्रिपेयर्ड एज असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दोनों को जानने के लिए ऑफ अ बिजनेस कंसर्न फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड कोई पूछे तो बता देना 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। मान लो अभी क्या चल रहा है 2023, तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। 16 से 17 इस तरह से चलता है, 17 से 18 जो भी रहेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है बता दिया। नेट प्रॉफिट को जानने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड
टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, नेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ अ बिजनेस फॉर अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। जिंदगी भर का नहीं होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, कितने पीरियड के लिए निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई मीनिंग। सिर्फ इतना ही याद कर लेना, यही सेम, यही नोट्स भी है आपका, इसी को याद करके आओ, फुल मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अगर डिफरेंस पूछ ले तो ये डिफरेंस लिख के चले आना, तब भी काम चल जाएगा। ठीक, आगे है आपका बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या होती है, अब देखो बैलेंस शीट में एक चीज को ध्यान से देख लेना, डस्टर कहाँ गया, नहीं दिख रहा है, चलो इसी पे बनाता हूँ, हाथ से ही रफ कर देता हूँ भाई आप लोगों के लिए। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। जैसे आपके स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आता है, हाँ कि ना, एसेट्स यहाँ पर लिखो पहले, लाइबिलिटीज यहाँ पर लिखो अमाउंट, यहाँ पर लिखो अमाउंट। ठीक है, तो इस पर डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ये आपकी क्या होती है बेटा, बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट जैसे आपका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आया, उसमें लिखा है इंग्लिश में 79 आउट ऑफ 100, हिंदी में 80, अकाउंट्स में 75, इकोनॉमिक्स में 95, कॉमर्स में 80। इस तरह से आपका ये क्या है, रिपोर्ट कार्ड है, यानी कि ओवरऑल आपको मान लो 75% आया है, तो ये क्या है, आपका एक रिपोर्ट कार्ड। उसी तरह बिजनेस का भी एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, मतलब कितना आपके पास पावर, मतलब एक तरह से आपकी एसेट्स है, मतलब आप कितना प्रॉफिट में है, लाइबिलिटीज मतलब आपको दिखाती है आप कितना लॉस में, आपके ऊपर कितना उधार है, कितना कर्जा है। तो इसमें लिखा रहेगा कुछ इतनी एसेट है, इसमें लिखा रहेगा आपकी कितनी लाइबिलिटी है, तो इसको देख के आपको मालूम चल जाएगा ना कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आप स्ट्रांग हो आपका बिजनेस कि नहीं। तो उसी तरह आप इसे रिपोर्ट कार्ड देख के लगता है ना पढ़ने में पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, उसी तरह बैलेंस शीट को देख के समझ में आता है कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। अब बैलेंस शीट की मीनिंग पे जाओ तो वही चीज होगी। अब बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, क्या है बेटा, एक स्टेटमेंट है, याद रखना एमसीक्यू में पूछे तो। ट्रेडिंग और पी&एल एक अकाउंट है, जबकि बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, किसका, एसेट एंड लायबिलिटी का, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि आप कितने स्ट्रांग हो और कितने लॉस में हो। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, तो आपका ये टॉपिक क्लियर है। आपके लिए एक वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की, सॉरी फाइनल अकाउंट्स की, जिसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा कराया हुआ है, उस वीडियो को देख लो ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट, मतलब आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहते हो तो उसको देख के आप पूरी तरह से सीख जाओगे। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। अभी आज रात तक मैं कोशिश करूंगा चैप्टर नंबर 8 भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, और बचा आपका 7 चैप्टर, तो 7 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। फिर हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे, आने वाली 5 जनवरी तक कॉमर्स कंप्लीट करा के वन शॉट इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा दूंगा, वो भी 20 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 जनवरी तक कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पूरा फिर से वन शॉट में कंप्लीट करवा दूंगा। बस चैनल में बने रहो, और आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एक सरप्राइज लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की वीडियो लाऊंगा, ताकि आप लोग भी और जो भी कहीं और जाके इधर उधर परेशान ना होना पड़े। अगर आपको मुझसे समझ में आता है कॉमर्स इकोनॉमिक्स, तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आप मुझसे पढ़ डालोगे और आपका एक ही जगह में पूरा अच्छे से काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है फाइनल अकाउंट्स के। तो देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसको क्या करना है आप लोगों को, आप पहले नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो कहीं पे, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिखी हुई चीजें, ठीक है, चीजें लिख ली हैं, बट आप लोग उसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि उसके बाद करो तो अच्छे से इजीली आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोग बनाओगे ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। मैंने बताया था कि 2 चीजें बनानी है, एक तो आप फॉर्मेट बनाओगे किसका, ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट का साथ में बनाओगे, और फिर एक बैलेंस शीट का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे किसका, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, ठीक है। और फॉर द ईयर ऑफ, जो भी ईयर वगैरह होगा उसके लिए यहाँ पे लिखना फॉर द ईयर ऑफ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 है, आई थिंक 18 है, 18 है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, इस तरह से करना है। उसके देखो फॉर्मेट बनाना है, क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले आपको क्या रहेगा यहाँ पर, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फिर क्या रहेगा आपका
पार्टिकुलर अमाउंट। एक साइड आपकी कौन सी होती है बच्चों, डेबिट की होती है, एक साइड आपकी क्या होती है, क्रेडिट की होती है। एक साइड डेबिट की होती है, एक साइड क्रेडिट की होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग पार्टिकुलर अमाउंट, फिर क्या लिखोगे आप लोग, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। तो अब मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बेसिक बताए थे सारे कि जब भी आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो उससे क्या मिलेगा, आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट मालूम चल जाएगा तो फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग क्या करते थे, मैंने बताया था आप लोगों को, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। जितने भी आपकी डायरेक्ट इनकम है, क्या डायरेक्ट इनकम, वो कहाँ लिखोगे आप लोग, क्रेडिट साइड में। ये सारी चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को। तो अब उसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक चीज कर लो कि आपको बनाना क्या है, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो आपके सामने जितने आइटम्स हैं उसको क्या करो, पहले आप लोग आइडेंटिफाई कर लो। क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो कि कौन ट्रेडिंग में जाएगा, कौन P&L में जाएगा, कौन बैलेंस शीट में जाएगा। इससे क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने देखो लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, और ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा भाई, ट्रेडिंग में जाएगा। किस साइड में, क्रेडिट साइड में जाएगा। फ्रेट एंड कैरेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। किराया होता है, बताया था ना मैंने। ठीक है, वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। सैलरीज कहाँ जाएगा, P&L में। रिपेयर्स कहाँ जाएगा, P&L में। क्यों जाएगा, सारी चीजें मैंने बताई है। सैलरी कैसा खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है, मैनेजर की सैलरी है। रिपेयर करा रहे हो सामान को बनाने में तो खर्चा हो नहीं रहा है। रिपेयरिंग करा रहे हो, कैसा खर्चा है आपका, इनडायरेक्ट खर्चा है, P&L में। ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, P&L में। क्यों जाएगा भाई ट्रेड एक्सपेंसेस, क्योंकि सामान को बनाने में जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये सब क्या है, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, रेंट एंड टैक्सेस कहाँ जाएगा आपका, P&L में। अगर रेंट की जगह पे फैक्ट्री का रेंट लिखा होता तो कहाँ जाता आपका, किसमें जाता, ट्रेडिंग में जाता, डायरेक्ट एक्सपेंस में। लेकिन अभी किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट खर्चा है हमारा, रेंट एंड टैक्सेस, तो कहाँ जाएगा, P&L में। फैक्ट्री का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि ग्रॉस ट्रेडिंग में, लेकिन रेंट है खाली या ऑफिस का रेंट है तो इनडायरेक्ट खर्चा, तो किसमें जाएगा, P&L में। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा भाई, बैलेंस शीट में। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिख लो, बैलेंस शीट में। ठीक है, बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, डेटर्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कोई खर्चे तो है नहीं सब। डेटर्स कौन होता है, जिससे हमें पैसे लेने हैं, तो हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, जिसको मुझे पैसे देने हैं, कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में। परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, परचेज से माइनस होगा। ठीक है, सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। कमीशन कहाँ जाएगा भाई, कमीशन मुझे मिल रही है तो कहाँ पे जाएगी, आपके P&L में। कैपिटल कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कैसी है, इनकम है। कैसी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, कहाँ जाएगी, P&L में। और बिल्स पेबल समझते हो, बिल रिसीवेबल, जो कि मैंने आपको बिल्स एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाया है। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल जो होता है वो तो हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। पेबल यानी कि लायबिलिटी है, और कहाँ जाएगी ये लायबिलिटी, हमारे बैलेंस शीट में। देखो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख ली है। आप लोग जब भी क्वेश्चन करोगे तो पहले सारी चीजों को ऐसे नोट कर लोगे। अब नोट करने से क्या फायदा होगा, अब सिर्फ आपको वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और आपका आंसर खटाखट होता जाएगा। कैसे होता जाएगा, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे हमेशा ओपनिंग स्टॉक से इधर साइड हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, 2, और इधर साइड हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा बाय। तो ओपनिंग स्टॉक तो कितना है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ये करने का एक बेसिक तरीका होता है। जब भी करोगे तो ओपनिंग स्टॉक लिखोगे 2, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, 2 परचेज। क्या लिखोगे, 2 परचेज। परचेज कितना है भाई, 75,000। कितना है, 75,000। 75,000 कहाँ लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर एक जगह परचेज रिटर्न दे रखा है, दिख रहा है यहाँ पे परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न यानी कि आपने कुछ खरीदा, उसके बाद आपने कुछ चीजें पसंद नहीं आई तो आपने क्या करी, इसको रिटर्न कर दी। रिटर्न यानी कि वापस किया, उसको आप लोग क्या करोगे, लेस करोगे, है ना। सामान खरीदा था तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे परचेज रिटर्न। कितने का सामान वापस हुआ, 3,000 का। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 72,000। अगर परचेज रिटर्न क्वेश्चन में नहीं होगा तो डायरेक्ट परचेज वाला अमाउंट आप यहाँ पे लिख दोगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो आप लोग क्या करोगे, फिर इसमें से माइनस करोगे और यहाँ पर लिख दोगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो आगे क्या है, सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न है तो सेल्स भी होगा। सेल्स कहीं दिख रहा है, 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 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये। और सेल्स है तो सेल्स कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे। कैसी सेल्स है, ये डायरेक्ट सेल्स है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय सेल्स। कितनी की सेल हुई है भाई, 2,50,000, 2,50,000। जिस तरह आपने यहाँ पे परचेज करके वापस किए थे ना, उसी तरह सेल्स रिटर्न भी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेस सेल्स रिटर्न। कितने का सामान वापस किया है आप लोगों ने, 8,000 का। तो यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे 8,000। अब 2,50,000 में 8,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 2,42,000। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ रहा है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो बेसिक चीज है, इतना याद रखना, हमेशा जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ओपनिंग स्टॉक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर आप यहाँ पे परचेज लिखोगे, परचेज रिटर्न माइनस करोगे, फिर यहाँ जितना आएगा लिख दोगे, फिर सेल्स लिखोगे और सेल रिटर्न माइनस करोगे। यहां तक ये सारी चीजें आपकी हो जाएगी। इसके बाद जो आपको करना है, अब यहां से आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद ये रूल है कि आप पहले ये सारी चीजें लिखोगे। अब उसके बाद डायरेक्ट खर्चे में जो भी ट्रेडिंग में आना है, अब वेजेस पहले लिख लो, फ्रेट इनवर्ड लिख लो, इट डज नॉट मैटर, उसमें ऊपर नीचे चलेगा। बट ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, ये हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, और इसके लास्ट में एक चीज आती है और वो होती है आपकी क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक। तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 25,000। कितना था, 25,000। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को बाहर दिख रहा हो, कहां दिख रहा है, अभी बाहर दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है। आप लोग क्वेश्चन में देख लेना। तो क्लोजिंग स्टॉक जब आपको बाहर दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दो जगह लिखने हैं। कहां पे लिखने हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा कहां लिखोगे आप लोग, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहां लिखोगे, दो जगह, नोट कर लो इसको। क्लोजिंग स्टॉक को दो जगहों पर लिखा जाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट की कहां पे, एसेट साइड में। सर ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो ट्रायल बैलेंस में सारी चीजें एडजस्टेड है क्योंकि हम लोग ने सारी चीजें कर ली थी, बट क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग एडजस्ट नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में भी अंदर नहीं था ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं था, तो अब उसको फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं, लास्ट में एडजस्ट करते हैं। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को दोनों जगह लिखा जाता है। बेसिकली आप इतना याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक को दोनों जगह पर लिखोगे, एक तो लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और एक कहां लिखोगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जो भी जब एडजस्टमेंट वाले चैप्टर आएगा, जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसको हमेशा हम लोग दो बार लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब इसके बाद देखो भाई और क्या क्या था ट्रेडिंग अकाउंट में, ये हो गया, ये चलो होता क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फ्रेट एंड कैरेज। फ्रेट एंड कैरेज यहाँ पे लिखो, टू फ्रेट एंड कैरेज। कितना है भाई फ्रेट एंड कैरेज, 7,500। कितना है, 7,500। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेजेस। वेजेस कितना है भाई, 36,500। तो यहाँ लिखो टू वेजेस 36,500। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग में और कुछ है, पीएनएल बैलेंस शीट ट्रेडिंग, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, और कुछ बचे भाई, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कुछ आप लोगों को ट्रेडिंग में नहीं दिया है, यानी कि ये सारी चीजें आपको दे रखी थी। यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब जहां तक सारी चीजें कर ली, अब क्या करोगे, जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्ट खर्चे आपके, ये डायरेक्ट आपकी इनकम है। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको ऐड करो। क्या करो, इसको ऐड करो और देखो कि किस साइड ज्यादा आ रहा है। क्या देखना है हमें, कौन सी साइड ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड में कि डेबिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा है, इनकम ज्यादा आ रही है, डेट मींस हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या, हमने खर्चे ज्यादा किए तो हमें लॉस हुआ है। समझ में आ रही बात, चलो देखते हैं कितना ज्यादा आ रहा है। इधर है 2,40,000, 2,00,000 और 25, और इधर कितना है 20, 72, 75, यानी कि देख के लग रहा है यही ज्यादा है। तो इधर कितना है 2,42 में अगर 25,000 हम लोग ऐड कर दे, कितना हो जाएगा, 52, 62, 4, 66, 67, 2,67,000। कितना आएगा, 2,67,000। अगर इधर जो अमाउंट लिखा है वही अमाउंट क्या करेंगे हम लोग, इधर भी लिखेंगे। ये तो आप लोग लेजर से पढ़ते चले आ रहे हो, दोनों साइड का अमाउंट सेम सेम लिखते हैं। अब इधर कितना ज्यादा आया है, देखो इधर कितना आया था, जोड़ो, 72 और 20 कितना होगा, 82, 92। इसको यहाँ पे लिख के जोड़ दूं, आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना। 20,000, फिर कितना आएगा 7,500, और फिर कितना आएगा 36,500। ठीक है, 0 0 5 5 0 कैरी आया 1
7 6 13, 2 15, 16 6, कैरी है 1, 7 2 9, 3 12, 1 13, 1,36,000 कितना आएगा बच्चों? 1,36,000। इधर भी इस साइड कितना आ रहा है? 1,36,000। डेट मीन्स अगर हम लोग 2,67,000 से 1,36,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आप लोग माइनस करोगे तो आएगा 1,31,000। कितना आएगा? 1,31,000। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? नहीं तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है? तो मेरे पास आंसर है इसलिए मैंने लिख दिया, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। इसको जब ऐड करोगे तो आपका आएगा 1,36,000, और जब जितना भी आया है उसमें से आप 2,67,000 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखोगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? क्या हो गया आपको? ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 1,31,000। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उसको कहां ट्रांसफर करोगे? P&L अकाउंट में। बताया था ना, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा कहां ट्रांसफर होगा? P&L अकाउंट में। तो यहां लिखो 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू P&L अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे कहां पे बच्चों? P&L अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर करोगे? P&L अकाउंट में। बताया था कि नहीं बताया था? याद है? ठीक है, आई होप अच्छे से याद होगा, ठीक है? अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां करोगे? इसको ट्रांसफर करोगे इस साइड। अगर लॉस हुआ होता तो ट्रांसफर कहां करते? इस साइड में। अब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो यहां लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ग्रॉस प्रॉफिट है बच्चों? 1,31,000। तो यहां लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि बैलेंस को हम लोग क्या करके आगे लेके आए। इनकम थी तो इस साइड लिखा, लॉस होता तो इस साइड लिखते, खर्चे इधर साइड लिखते हैं। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप लाके इस साइड लिख दोगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही काम शुरू करो। यहाँ पे आपने खर्चे लिखे, जहां इनकम लिखी थी वही सेम काम इधर भी करना है। बस फर्क इतना है कि जितने भी खर्चे थे इधर लिखे थे आपने डायरेक्ट वाले। अब इसमें से देखो जितने भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे उसको इधर लिखो, जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम उसको इधर लिखो। इनडायरेक्ट इनकम जैसे कमीशन कहीं से मिल रही हो, बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, सारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। अब इसके अलावा एडवर्टीजमेंट आपने कराया, आपने मैनेजर को सैलरी दी, डेप्रिसिएशन लगा, बैड डेट्स लगा, इस तरह के जितने भी खर्चे वो आप कहां लिखोगे? इस साइड लिखोगे, यानी कि इनडायरेक्ट खर्चे में। चलो देखते हैं, ट्रेडिंग वाले सारे हो गए तो मैंने टिक लगा दी, तरीका मैंने बता दिया, इसी तरह सारी चीजें आप लोग करोगे। अब P&L में सैलरी कैसा खर्चा है? इनडायरेक्ट। तो यहां पे लिखो टू सैलरी कितनी दी है भाई? 12,000, ठीक है? उसके बाद रिपेयर कैसा खर्चा है? इनडायरेक्ट। तो किधर लिखा जाएगा? इधर ही लिखा जाएगा। टू रिपेयर्स कितना है भाई? 1200 है, ठीक है? उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस कैसा खर्चा है? इनडायरेक्ट खर्चा है। कहां लिखा जाएगा? इसी साइड लिखा जाएगा। टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितने का हुआ है? ट्रेड एक्सपेंसेस 4,000 का। कितने का हुआ बच्चों? 4,000 का। आगे बताओ, रेंट एंड टैक्सेस। अगर फैक्ट्री का रेंट होता डायरेक्ट खर्चा, रेंट है खाली इनडायरेक्ट खर्चा, ऑफिस रेंट है इनडायरेक्ट खर्चा। यहां पे लिखो टू रेंट एंड टैक्सेस। कितने लगे भाई रेंट एंड टैक्सेस? 24,000 का रेंट है, 24,000, ठीक है? आगे देखो, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में P&L कमीशन किस में जाएगा आपका? P&L में। कमीशन कैसी हो रही है? इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहां पे लिखो बाय कमीशन। जब कमीशन में अगर कमीशन रिसीव्ड लिखा है ना, तो आपका इधर ही आएगा। अगर आपने कमीशन पे लिखा हो, कमीशन पेड, तो इधर ले आएगा। और सिर्फ कमीशन लिखा है यानी कमीशन रिसीव्ड हुई है। अगर सिर्फ कमीशन लिखा है तो वो इनकम है, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। तो बाय कमीशन कितनी इनकम हुई है? 3,300 की। कितने की हुई है? 3,300 की, ठीक है? उसके बाद चलो ये भी हो गया। और कैपिटल से मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। आपके बैंक में पैसे थे, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला है। कितना मिला है भाई? 2,000 का। तो इनकम हुई है, तो यहाँ पे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। कितने की इनकम हुई है? 2,000 की। कितने की हुई है बच्चों? 2,000 की। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब लास्ट में क्या आपका? बिल्स पेबल, यानी कि वो आपकी क्या है? आपके बैलेंस शीट में जाएगा। किस साइड में?
लायबिलिटी साइड में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, क्लियर है, सारी चीजें लिख दी गई है, समझ में आ रही बात, यहाँ तक सारी चीजें हो गई। अब इतना करने के बाद आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया था, ये सारी चीजें आ गई थी आपकी। अब सेम काम वही करना है, इधर लो, यू लगाओ, 2 लाइन खींचना, हमेशा एक लाइन मत खींच के चले आना, बराबर से 2 लाइन खींच लो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखना है फिर से इधर साइड ज्यादा है कि इधर साइड ज्यादा है, जिधर साइड ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख लो। फिर से देखो 1,31,000, 33 और 2000, तो 33 दो कितना हो गया 35, यानी कि 35,000। इसमें 35 ऐड करो, 1,41,000, 1,51,000, 1,61,000 और उसमें 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा 1,66,000। कितना आएगा 1,66,000। और अगर इधर इतना आया तो इधर भी क्या आएगा, उतना ही आएगा। एक बार टैली करा लीजिए, कितना है, सेम है। मैच नहीं कर रहा है, सॉरी 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 सॉरी, देखिए एक मिस्टेक यहाँ पर ये हो गई मुझसे, ये 3,300 है, 33,000 नहीं है, ठीक है। कितना है 3,300 है, तो कितना हो जाएगा, एक 31, 2 कितना हो गया, 1,33 और 3 ऐड करोगे 34, 35, 36, 1,36,300। कितना हो जाएगा 1,36,300, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने इसको 33,000 कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना ही है, हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिधर ज्यादा आता है उधर लीजिएगा, अगर इस साइड ज्यादा है डेट मींस हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे हम लोग, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। कैसे आएगा नेट प्रॉफिट, भाई इधर वाले जो टोटल आया है, इसको पूरे को ऐड करो, जितना आएगा उसको 1,36,000 से माइनस कर देना। कितना आएगा 24, 28 और 30, 40, 41,200, 1,36,300, ठीक है। कितना है 1,36,300, ठीक है। इधर कितना लिखना है, इधर भी सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर कितना होगा 300, ठीक है। तो टोटल कितना है 1,36,300 में कितना माइनस करना है, 41,200। कितना माइनस करना है 41,200, ठीक है। 0 0 3 में से 2 गए 1, 6 में से 1 गए, कितना हो जाएगा 5 और 30 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 9। तो कितना आएगा आपका नेट प्रॉफिट 95,100। देखो इतना ही आ रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। कितना आ रहा है 95,100। तो क्या लिखोगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू, कहां ट्रांसफर होगा ये, इनटू कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर होगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बिजनेस में आपने पैसा लगाया था, अगर आपको नेट प्रॉफिट हुआ तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपको लॉस होता तो नेट कैपिटल में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है किसमें, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्या आ गया आपका ये नेट प्रॉफिट। आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो नेट प्रॉफिट आया है इसको आप लोग नोट कर लो, तो इसमें आपको मैं बैलेंस शीट बता देता हूँ, क्योंकि इसमें तो हो नहीं पाएगा। तो इस क्वेश्चन, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करो और लिख लेना कि नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट हमारा आया है 95,100। क्यों लिख रहे हैं इसको यहाँ पर भाई, क्योंकि भाई नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा, बैलेंस शीट में इसकी जरूरत पड़ेगी। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25,000, दो जगह लिखना था, बताया था मैंने ना। तो उम्मीद करता हूँ याद है, अच्छे समझ में आ गया। एक बार रिवीजन करा दूं, देखो जितने भी डायरेक्ट खर्चे थे सारे यहाँ पे लिख लेना, इसमें से ढूंढ लेना, पहले आप लोग नोट कर लेना, कौन ट्रेडिंग में जाएगा, कौन पेंडल में जाएगा, कौन बैलेंस शीट में जाएगा। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं तो इसकी प्रैक्टिस करो पहले, फिर अच्छे से करो। पहचानना मस्ट है, आप डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम को पहचानो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपने सारी चीजें पहचान ली, आपने यहाँ पे डायरेक्ट खर्चे लिखे, डायरेक्ट इनकम लिखी, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मालूम चल गया, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया आपका पीएनएल अकाउंट में। आपने ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लिखा, सारी इनकम लिखी, सारे खर्चे लिखे, फिर आपने क्या निकाल लिया, नेट प्रॉफिट निकाल लिया। इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट इनकम लिखने का आपको क्या मालूम चल गया, नेट प्रॉफिट मालूम चल गया। अब नेट प्रॉफिट आपको कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, इसको रफ करूं, चलो मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो अब इसको मैं रफ कर देता हूं जल्दी से। और अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट। भाई
जिसको पढ़ने के लिए इतने दिन से सीख रहे थे वो दिन आ गया है। ठीक है, ये बैलेंस शीट मालूम चल जाएगी आपको कैसे निकाली जाती है। तो देखो यहाँ पर लिख बैलेंस शीट, ठीक है, यहाँ पे लिखना बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000 किसके लिए है, ये 18 के लिए, 2018 के लिए है ना, तो उसी के लिए तो रहेगी। अब बैलेंस शीट देखो कैसे बनती है, फॉर्मेट तो मैंने बताया था, आई होप याद होगा आप लोगों को अच्छे से। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले 4 लाइन खींच लोगे। एक तरफ क्या होगा हमारा लायबिलिटी साइड होगी, एक तरफ क्या होगी हमारी लायबिलिटी साइड होगी, दूसरी साइड क्या होगी हमारी अमाउंट की होगी, फिर इधर क्या होगा हमारा एसेट्स होगा, इधर हमारा क्या होगा बच्चों अमाउंट होगा। यहाँ तक याद था आप लोगों को अच्छे से, उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब देखो कोई पूछ ले कभी वाइवा वगैरह में भी, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, लायबिलिटीज नहीं होती है। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन बताती है कि उसके पास कितनी एसेट्स है, उसके पास कितनी लायबिलिटीज यानी उसको कितने पैसे वापस करने हैं और कितना स्ट्रांगली वो मजबूत है, कितनी उसकी एसेट्स है, ये चीजें बताती है। ठीक है, तो अब यहां तक हम लोगों ने चीजें कर लिया था। अब आपको चीज याद रखना है, बैलेंस शीट में यहाँ में आप लोग कुछ लायबिलिटीज लिखोगे, कुछ एसेट लिखोगे, कुछ एसेट लिखोगे, कुछ लायबिलिटीज लिखोगे, और यहाँ पास का जो बैलेंस आएगा ना वो क्या आएगा बच्चों सेम आएगा। सेम आएगा, सेम क्यों आता है, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री फॉलो करते हैं, एक तरफ खर्चे इनकम दोनों लिखते हैं, तो हमेशा क्या आता है इक्वल आता है। अगर इक्वल नहीं आता है डेट मीन्स आपने कहीं कोई मिस्टेक करके रखी है, चाहे P&L अकाउंट में की या फिर बैलेंस शीट में की, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करी, इसलिए आपका आंसर टैली नहीं कर रहा है। यहाँ पर दोनों चीजें एसेट और लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, टैली करनी चाहिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, क्लियर है। तो कल मैंने बताया था जितनी भी आपकी करंट एसेट होगी पहले लिख लेना, फिर करंट लायबिलिटी यहाँ पर लिख लेना, फिर आप लोग फिक्स एसेट लिख लेना, फिर आप लोग यहाँ पे कैपिटल लिख के कैपिटल से नेट प्रॉफिट को ऐड कर देना, ड्राइंग होगी तो माइनस कर देना। अभी कराता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अब देखो जल्दी जल्दी फटाफट कौन कौन एसेट है इसमें, बैलेंस शीट में क्या किया जाएगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड को लिखो यहाँ पे सबसे पहले। कैश इन हैंड क्या है, एक एसेट है मेरा, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कैश इन हैंड। कितना है भाई मेरे हाथ में कैश, 5700। कितना है 5700। उसके बाद क्या है बच्चों बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब पैसा मुझे मिलेगा, पेबल मतलब देना है, रिसीवेबल मतलब मिलेगा। तो मेरी कैसी एसेट है, ये करंट एसेट है। अब बिल रिसीवेबल एक करंट एसेट होती है, इसलिए मैंने ऊपर लिख ली। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4000। ठीक है, बहुत से स्कूल में बोला जाता है कि आप लोग करंट एसेट पहले लिखो फिर फिक्स एसेट लिखो, बहुत से स्कूल में नहीं बोला जाता है, बट मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो। तो पहले आप जितनी भी करंट एसेट है, करंट एसेट का मतलब वो एसेट्स जो एक साल से कम के लिए प्रॉफिट देती हैं, वो एसेट जो एक साल के कम के लिए होती हैं लेस था, और फिक्स एसेट जो एक साल से ज्यादा के लिए प्रॉफिट देती हैं। तो बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, ये सब किस में जाएगा करंट एसेट में। फिर डेटर्स, डेटर्स भी आपको करंट एसेट में जाता है, इसलिए पहले लिख लो डेटर्स कितने के भाई 55,000। कितने के हैं 55,000। फिर कौन है आपका सनड्राई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिसको पैसे देने हैं। ठीक है, सनड्राई मतलब क्या होता है कई क्रेडिटर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिटर मिला के जितने भी हैं इनको आपको पैसे देने। क्रेडी CRE सॉरी इस पे दिक्कत हो गई, क्रेडिटर्स कितने देने हैं पैसे क्रेडिटर्स को, कहाँ चला गया 15,000। कितने देने हैं 15,000। ठीक है, और क्या बच्चों बैलेंस शीट में कमीशन, कैपिटल कितना है, कैपिटल, कैपिटल कहाँ लिखा जाएगा, इधर ही लिखा जाएगा। बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है। कैश इन हैंड तो हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर्स भी हो गया, और सनड्राई क्रेडिटर्स भी हो गया, फिर कैपिटल है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल पहले लिख लो, कैपिटल बाद में लिखना, पहले यहाँ पे लिख लो बिल्स पेबल। कितने बिल्स पे करना है 6200। ठीक है, और कुछ तो नहीं है। अब यहाँ पर लिखोगे आप लोग कैपिटल, क्या लिखोगे बच्चों कैपिटल। कैपिटल कितनी है 1,70,000। कितनी है 1,70,000। कैपिटल को हमेशा पहले यहाँ पे लिखोगे, फिर जो भी नेट प्रॉफिट हुआ था उसको क्या करोगे कैपिटल में ऐड कर दो। यहाँ लिखोगे ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट। कितना हुआ था नेट प्रॉफिट 95,100। इतना तो ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो सर कैपिटल यहाँ क्यों लिखी है,
इसका रीजन बता दूं, देखो आप लोगों ने क्लास 11 जो स्टार्टिंग पढ़े थे तो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग क्वेश्चन, जिसमें मैंने बताया था एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब एक बिजनेस की एसेट कैसे बनती है? दो तरीके से बनती है, या तो खुद पैसा लगा दो, कैपिटल लगा दो, या फिर किसी और से पैसा लेके लगा दो, है ना। और मैंने बताया था बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग लोग होते हैं। हम लोग अकाउंटिंग किसी करते हैं, बिजनेस की करते हैं, अकाउंटिंग किसी करते हैं, बिजनेस की करते हैं। तो बिजनेस के लिए जो लायबिलिटी है वो तो है ही है, और जो कैपिटल जो ओनर ने पैसा लगाया है, कैपिटल जो कि ओनर ने पैसा लगाया है, वो बिजनेस के लिए क्या एक लायबिलिटी है। तो कैपिटल कहाँ लिखा जाएगा? हमेशा लायबिलिटी साइड में। देखो एसेट्स इधर, और ये क्या लिखा है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों एक ही चीज तो है ना, इसी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो जितना भी एसेट्स होगा इधर साइड, उतना लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होगा, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया, बाकी बच्चे तो कर जाते हैं, लेकिन हर चीजें रटनी नहीं है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो कैपिटल कितनी थी? 1,70,000 क्वेश्चन में था। नेट प्रॉफिट कितना हुआ था? 95,100। क्वेश्चन में कहीं ड्राइंग है ही नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में ड्राइंग रहेगा तो वहां पर आप लोग लिखते हैं लेस ड्राइंग, जो भी अमाउंट हो यहाँ लिख के उसको ऐड करके माइनस करके यहाँ लिख देना। तो यहाँ 1,70,000, यहाँ पे है 95,100। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। मिस्टेक क्या हो गई है कि मैंने पेज टर्न नहीं किया था, तो कुछ एक दो आइटम थे जो लिखना भूल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो क्या क्या रह गया था। प्लांट एंड मशीनरी, आप लोग भी इसको क्वेश्चन में नोट कर लेना। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000। कितने की है? 1,60,000 की। उसके बाद क्या है? विड्रॉ ड्राइंग कितना लिखा है? ड्राइंग भी आपको दे रखा है। ड्राइंग कितने की है बच्चों? 16,600। और लास्ट में क्या है? बैंक डिपॉजिट। क्या है? बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट कितने का है? 20,000 का। कितने का है? 20,000। देखो ये तीन चीज रह गई थी। ठीक है, पेज मैंने टर्न नहीं किया था, पेज को मैंने पलटा नहीं था, देखा नहीं था, तो अभी देखा तो क्वेश्चन में तीन चीजें और थी, प्लांट एंड मशीनरी, ड्राइंग और बैंक डिपॉजिट, ये तीन चीजें और है। ठीक है, तो तीनों ही बैलेंस शीट का ही आइटम है, तो कोई मिस्टेक नहीं हुई। जो पीछे की है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तीनों के तीनों किसके है? बैलेंस शीट के ही आइटम है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है? एसेट्स होती है, कहाँ जाएगी? आपके बैलेंस शीट में। ड्राइंग क्या होता है? मैंने बताया था अभी, जस्ट अभी बताया। ड्राइंग क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा कैपिटल में। ठीक है, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में ही। और बैंक डिपॉजिट क्या है? ये भी हमारी एक एसेट्स है, कहाँ जाएगा? एसेट साइड में ही। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लिख लो प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है बच्चों? हाँ 1,60,000। ठीक है, उसके बाद आपका है ड्राइंग है, ड्राइंग रुक जाओ। बैंक डिपॉजिट लिख लो पहले। बैंक डिपॉजिट कितना है? 20,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? ड्राइंग। तो ड्राइंग को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिस्ट करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है हमारी? 16,600। कितनी है? 16,600। ठीक है, और एक चीज बता क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है? ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, तो उसको हम लोग दो साइड बार लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरा? एसेट ही तो है ना, एसेट्स है कि नहीं है? एसेट्स है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा? 25,000 क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ तक इस तरह से सारी चीजें कर लेना। अब इतना करने के बाद अगर सीरियल वाइज करना हो तो क्लोजिंग स्टॉक और बैंक डिपॉजिट ऊपर लिख लेना, क्योंकि ये करंट एसेट पे आता है। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आगे देखो यहाँ पर ड्राइंग होगी, इसको सॉल्व करो। कितना है? 1,70,000 में 95,100 को ऐड करो, फिर इसको माइनस करो, जितना आएगा वो यहाँ पर पुट कर दो। कितना आ रहा मैं देख लेता हूँ, कैलकुलेशन बार बार मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कैलकुलेटर में यूज तो कर नहीं रहा हूँ, तो इससे अच्छा है डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। आप लोग कैलकुलेट करके लिख देना। कितना आएगा? 2,48,500। कैलकुलेट करके चेक कर लेना, इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। यहाँ तक ये सारी चीजें हो गई। अब इधर का आइटम है, इधर के आइटम है, दोनों को ऐड करो, क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अगर बैलेंस शीट मैच करती है डेट मींस आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, नहीं करती डेट मींस मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो देखो मैं बता दे रहा हूं आपको, 2,69,700। कितना आएगा? 2,69,700। इधर भी आएगा 2,69,700। ठीक है, इसको आप लोग चेक करके देखना इतना ही आ रहा है कि नहीं। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ। कैश इन हैंड, ठीक है, बिल से बिल, ठीक है, सनी डेटर्स, ठीक है,
प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 लिखा है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट भी ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी ठीक है। इधर क्या है, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, लेस ड्राइंग। तो 2,40,500 इतना ही आ रहा है, मैंने चेक कर लिया है। आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ये सारी चीजें रहेगी थी बाय मिस्टेक, तो कोई दिक्कत ही नहीं, एसेट्स के ही सामान थे तो उसमें एसेट्स में ही पुट कर दिए। तो इस तरह से आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को करते हो। तो